गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग जल्दी से क्लासरूम में आ जाइए, हम लोग आज का क्लास शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, और क्विट इंडिया मूवमेंट में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन भारत में शुरुआत हुआ और किस प्रकार से गांधी ने इस आंदोलन को लेकर एक अलग प्रकार का तेज कह सकते हैं, एक अलग प्रकार की ओजता जो कह सकते हैं, उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सबको वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो कोई भी इश्यूज है तो बिल्कुल टाइप करके हमको बता दें, नहीं तो हम लोग क्लास को आगे कैरी ऑन करेंगे। कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम? आवाज मेरी मिल रही है? चलिए गुड। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आवाज मिल रही है ना? बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे हैं। ओके गुड, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में बात किया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में उषा मेहता जो है उन्होंने रेडियो प्रसारण शुरू किया था, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया था, और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि लोगों को अवेकनिंग लाने का कोशिश किया, जागरूक करने का कोशिश किया और लोगों को इस मूवमेंट में जोड़ने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात है कि उषा मेहता का जो इस तरह का प्रयोग था, वो प्रयोग जो है लोगों को काफी एक्टिवेट करने में जो है बड़ी भूमिका अदा की। यानी कहने का मतलब रोल ऐसा प्ले किया जिससे कह सकते हैं कि जो लड़ाई थी, जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो पब्लिक जो रिवोल्ट करना चाह रही थी, उसको एक मैसेज कोट करने में जो है ये रेडियो की बड़ी भूमिका रही। और इसमें सपोर्ट कर रहे थे, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, बाबू भाई। और ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि शायद याद होगा राम मनोहर लोहिया वो समय समय पर जो है इस रेडियो प्रसारण यानी स्टेशन से जाते थे। गुड मॉर्निंग आलोक। जाते थे और वहां पर जाकर जो है लोगों को जो है जागरूक करते थे, अवेकनिंग देते थे। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे चूंकि क्विट इंडिया मूवमेंट का दौर चल रहा है, तो हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग चल रहे थे और शायद याद होगा एक डेट है 13 फरवरी 1943, 13 फेब 1943, 13 फरवरी 1943। हाँ गुड मॉर्निंग। 13 फरवरी को हुआ क्या कि इस समय जो रिवोल्ट हो रहा था, यानी एक तरह से कह सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था, इस मूवमेंट का दोषारोपण जो है, यानी उसका जो दोष नहीं होता है तो उस दोष को गांधी पर मढ़ दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि जो इस समय विद्रोह हो रहा था, रिवोल्ट हो रहा था, इस विद्रोह की जिम्मेदारी पूरे गांधी पर जो है मढ़ दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि उस समय जो विद्रोह हो रहा था, विद्रोह यानी रिवोल्ट का दोष गांधी पर थोप दिया गया। डेट है हम लोग का 13 फरवरी 1943, 13 फेब 1943। अब यहां पर हुआ क्या कि गांधी ने, उन्होंने कहा कि ये जो दोषारोपण हो रहा है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और गौर कीजिएगा, चूंकि बहुत ज्यादा लोग इन पर आरोपित कर रहे थे, खास करके ब्रिटिश सरकार जो है इस तरह का दोष उन पर मढ़ रही थी, इस कारण से 10 फरवरी 1943, इससे पहले ही का काल है, 10 फेब 1943, गांधी ने इस दिन उपवास रखा। तो उपवास किसने रखा? अनशन किसने किया? गांधी द्वारा जो है उपवास रखा गया, क्योंकि गांधी पर बेमतलब के इल्जाम लगाए जा रहे थे इस समय। तो गांधी ने सीधा सीधी कहा कि उनको
उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको जांच किया जाए, उस पर निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग किया। और इसी दिन 10 फरवरी से उन्होंने उपवास रखा, और ये उपवास का दिन है, टोटल 21 डेज का उन्होंने जो है एक तरह से उपवास रखा। बिल्कुल सुरभि, गुड मॉर्निंग। यानी 21 दिनों का उपवास रखने का इन्होंने किया। अब गौर कीजिएगा, इस तरह से कहा जा सकता है कि इस समय तत्कालिक तौर पर, यानी उस समय जो है जितने भी लोग हैं इस बात की आलोचना करने लगे, क्योंकि गांधी इस समय ऐसा कंडीशंस में हैं जो काफी बूढ़े हैं और कह सकते हैं कि उनकी शारीरिक क्षमता भी जो है थोड़ी जो है कमजोर हो चुके हैं, और वो उपवास रख रहे हैं क्योंकि उन पर कई आरोप लगाए जा रहे थे इस तरह के। तो इस कारण से लोग जो है ब्रिटिश सरकार पर प्रेशराइज करने लगा, ब्रिटिश सरकार पर जो है दबाव डाला जाने लगा कि भाई आप जो है किसी तरह से यानी इस मामले को सॉल्व करें, यानी जो इस तरह का मुद्दा हो रहा है उस मुद्दे को सॉल्व करें। ये यहां पर देखने को मिलता है। तो अब यहां पर गौर कीजिएगा, ये एक बड़ा कंडीशंस है जो देखा जा सकता है कि समस्या बन रही थी। तो इस समय विंस्टन चर्चिल बोलता है कि दुनिया में हर जगह हम जीत रहे हैं और कमबख्त बुढ़े के सामने हम कैसे झुक सकते हैं जो हमारा सदियों से दुश्मन है। तो एक स्टेटमेंट याद रखेंगे, कमबख्त बुढ़े वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दिया किसने था? विंस्टन चर्चिल ने। यहां पर मामला क्या है कि उन्होंने कहा कि दुनिया में हर जगह हम जीत रहे हैं, यानी दुनिया में वो लगभग हर जगह जीत रहे हैं, और उस जीतने के क्रम में एक कमबख्त बुढ़े के समक्ष कैसे झुक सकते हैं। और कमबख्त बुढ़े कहने का मतलब है वो गांधी के लिए कह रहे हैं, कैसे झुक सकते हैं जब जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। तो इस प्रकार से लोग जो है यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि गांधी जो है इस समय एक तरह से कह सकते हैं कि उपवास रख रहे हैं, और उपवास के कारण जो है बड़ा स्थिति जो है उनकी जो है खास करके परिस्थिति काफी बिगड़ रही थी। इसको लेकर बड़ी समस्याएं बनी हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखेगा, इस विरोध के कारण सर मोदी, याद रखेंगे एक आदमी का नाम है सर मोदी। जिन लोगों को साफ नहीं दिखता है प्लीज मेरे बोलने के क्रम में आप लिखने का भी कोशिश करें, जो दिक्कत होगी फिर उसको बाद में सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो सर मोदी हैं यानी कहने का मतलब है, और एक है सर एन सरकार, एन सरकार। ये दो व्यक्ति जो हैं उस समय के तत्कालिक तौर पर वाइसराय यानी वाइसराय के कार्यकारिणी में थे, यानी वर्किंग कमेटी में थे, और उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि गांधी जी पर बिना मतलब के इल्जाम लगाया जा रहा था और गांधी इस इल्जाम को बेबुनियाद मानते हैं। और यही कारण है कि गांधी के ये इल्जाम के पर लगने के कारण उन्होंने उपवास पे चले गए, और उपवास कोई एक दिन नहीं 21 दिन का उपवास रखा। आपको पता है कि उनकी जो शारीरिक परिस्थिति है जो है वो कमजोर हो चुके थे, और ऐसी स्थिति में इंटरनेशनली उन पर प्रेशर दिया जाने लगा, और ये प्रेशर के परिणाम स्वरूप जो है चर्चिल को थोड़ा झुकने के लिए कहा गया। स्वाभाविक है, चर्चिल इसीलिए बोलता है ये स्टेटमेंट, कमबख्त बुढ़े के सामने हम कैसे झुक सकते हैं। एक ऐसी समय भी आ गई, एक ऐसी परिस्थिति भी आ रही है जब लगेगा कि अब जो है गांधी जो है बड़ा उनका जो है स्थिति शारीरिक तौर पर यानी बीमार होते जा रहे हैं, तो लोग जो है काफी प्रेशराइज करेंगे। और यही कारण है सर मोदी एन सरकार, जो उस समय के तत्काल तौर पर वाइसराय के कार्यकारिणी में थे, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके साथ एक और आदमी है अणे। तो 3 आदमी का नाम याद रखिएगा। ये लोग कहां थे? तो वाइसराय के कार्यकारिणी मीन्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो उसका होता है उस काउंसिल में थे, और उन लोगों ने क्या कर दिया, यहां से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया गांधी के समर्थन में। यहां पर गौर कीजिएगा। अब गौर कीजिएगा, फाइनली 6 मई 1944 को, तो डेट याद रखेंगे, 6 मई 1944 को गांधी जी को खराब सेहत के कारण रिहा कर दिया गया। गांधी जी को रिहा कर दिया गया।
यानी खराब सेहत के कारण गांधी जी को जो है रिहा कर दिया गया। रीजन है कि उनका सेहत जो है निरंतर जो है डाउनफॉल हो रहा था और इसी डाउनफॉल के कारण जो है उनको रिहा कर दिया गया। तो याद रखिएगा यहां पर घटनाक्रम यह है कि गांधी जी पर बेवजह जो है इल्जाम लगाया जा रहा था और इसी इल्जाम के परिणाम स्वरूप जो है गांधी जी जो है अनशन पर चले गए और अनशन के कारण जो है वाइसराय के कार्यकारिणी से सर मोदी, सर एन सरकार और अणे ने जो है क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो इस समय था और गांधी जी इस समय जेल थे, चूंकि पिछले क्लास में हमने जेल के बारे में बात भी किया था, तो आप गौर कीजिएगा इसी समय निजी सचिव थे गांधी जी के जिनका नाम है महादेव देसाई, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो गांधी से बिछुड़ चुके थे। तो एक याद रखिएगा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है महादेव देसाई, ये देसाई जो है इनसे बिछुड़ चुके थे। बिछुड़ चुके थे कहने का मतलब है कि वो उनकी मृत्यु हो गई थी और गांधी से वो दूर हो गए। इसी दौरान आपको पता है कि गांधी जी की पत्नी यानी कस्तूरबा गांधी का भी देहांत हो गया था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है जो वहां भारत में पूरे अगजनी हो रही थी, चूंकि इसके पीछे रीजन हम लोग को पता है कि गांधी जी ने आह्वान किया था कि सभी लोग अपना नेतृत्व स्वयं करेंगे, यानी इसलिए कई जगह पर चूंकि उनको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था तो कई जगह पर जो है उन लोगों ने हिंसक वारदातें की और इस हिंसक वारदात यानी वायलेंट जो हो गया, उस वायलेंट होने के कारण जो है उन पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने दोषारोपण कर दिया और खास करके ब्रिटिश सरकार ने। तो इस तरह से हम लोगों ने इस तरह के फैक्ट्स को कलेक्ट कर लिया और इसमें ध्यान रखिएगा इसी दौरान 1944 में ही जो है कस्तूरबा गांधी भी जो है गांधी जी से बिछुड़ गई और गांधी जी के एक निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी है महादेव देसाई। नाम याद रखेंगे, जितना फैक्ट्स बोर्ड पे लिखा हुआ है प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को इजी वे में हम लोग इसको देख सकते हैं। अब एक बात और याद रखेंगे इसी दौरान कि हुआ एक और घटना क्या हुआ उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जब पूरे देश में आम पब्लिक जो है अपना सिस्टम चला रही, मतलब कह सकते हैं रिवोल्ट कर रही थी, तो इसी समय कुछ जगहों पर सिस्टम को अंडर कंट्रोल कर लिया पब्लिक ने और कई जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। पैरेलल गवर्नमेंट कहने का मतलब है समानांतर सरकारें भी चलाई। तो कहां कहां समानांतर सरकार चलाई इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, अगला जो एस्पेक्ट्स होगा वो होगा 1942 के दौरान यानी 1942 के दौरान जो है कई जगहों पर समानांतर सरकारें चलाई गई। अब ये समानांतर सरकार कैसे चलाई गई इसको हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग पॉइंट करते हैं समानांतर सरकार। अब समानांतर सरकार कुछ जगहों पर हुआ जहां जहां से प्रीलिम्स की क्वेश्चन हो सकती है। पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार, हेडिंग बना लीजिए समानांतर सरकार। आज दिखने में कोई किसी को दिक्कत अगर होगी तो कृपया करके यहां पर टाइप कर दीजिएगा, ये प्रॉब्लम जल्द ही शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर में ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दूर कर दिए जाएंगे जो भी इश्यूज हो रहे हैं हल्का फुल्का, ठीक है। तो कैरी ऑन कीजिएगा, डेली इसको अच्छे से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा जितनी भी बातें कर रहे हैं। तो समानांतर सरकार जो है, एक जगह है बलिया, आपको पता ही है बलिया, लोकेशन नोट कर लीजिए, बलिया बलिया। तो बलिया का जो लोकेशन है ध्यान रखिएगा, इस लोकेशन में हुआ क्या। तो ध्यान रखिएगा प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार जो है वो बलिया में हुआ। बलिया में जो है नेतृत्व कर रहे थे एक आदमी का नाम याद रखिएगा, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे बलिया में। तो चित्तू पांडे जो है यहां पर गौर कीजिएगा, बलिया के क्षेत्र में जो है वो नेतृत्व कर रहे थे और नेतृत्व करने के क्रम में जो है चित्तू पांडे जो है खास करके आप गौर कीजिएगा कि इन्होंने बलिया और पड़ोसी जो क्षेत्र है गाजीपुर, गाजीपुर यूपी आपको पता ही होगा,
इस दोनों लोकेशन पर एक पैरेलल गवर्नमेंट कर रहे थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में इन्होंने ले लिया था। नाम है चित्तू पांडे। तो क्वेश्चन होगा मैच द कॉलम में, याद रखिएगा बलिया और गाजीपुर के क्षेत्र में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में समानांतर सरकारें चलाई गई और यह समानांतर सरकार जो है चित्तू पांडे के द्वारा चलाया गया। यहां पर यह नेतृत्व कर रहे थे। बलिया में जो है इन लोगों ने 10 पुलिस थानों पर लगभग कब्जा कर रखा था। तो बलिया में जो है इन लोगों ने 10 पुलिस थाना पर कब्जा कर रखा था। याद रखिएगा, यह हुआ पहला इस दौर में जो है समानांतर सरकारें चल रही थी। दूसरा लोकेशन है तामलुक। 1 नंबर पॉइंट, सेकंड पॉइंट नंबर ध्यान रखिएगा, तामलुक। दूसरा लोकेशन है तामलुक, लिख लेंगे अपने कॉपी पर सब लोग। तामलुक जो है बंगाल का मिदनापुर जिला में पड़ता है। तामलुक का जो लोकेशन है बंगाल का क्षेत्र है और बंगाल में पड़ता है मिदनापुर, बंगाल का मिदनापुर। तो बंगाल के मिदनापुर में जो है तामलुक का क्षेत्र पड़ता है। अब गौर कीजिएगा, इसमें राष्ट्रीय सरकार जो है गठित हुई और जो राष्ट्रीय सरकार थी लगभग माना जाता है 1944 तक चलता रहा। 1944 तक जो है यहां पर समानांतर सरकारें चलती रही 1944 तक, यानी पैरेलल गवर्नमेंट मींस अंग्रेजों के सरकार की जो वहां पर पकड़ थी उसको हटा दिया गया, भगा दिया गया, कमजोर कर दिया गया और उस क्षेत्र पर जो है फाइनली कहा जा सकता है कि जो विद्रोही लोग जो थे क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे थे उन लोगों ने कब्जा कर रखा। अब गौर कीजिएगा, तामलुक में जो सरकार बनी उसको कहते हैं जातीय सरकार। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जातीय सरकार कहा जाता है। तामलुक के क्षेत्र में जो सरकारें बनी उसको हम लोग जातीय सरकार की संज्ञा देते हैं, यानी जातीय सरकार के तौर पर जानते हैं। ध्यान रखिएगा, तामलुक में एक घटना है, बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है जो आप लोग को याद भी रखना चाहिए। 73 वर्षीय एक किसान विधवा है मतांगनी हाजरा, उन्होंने जो है गोली लग जाने के बावजूद जो है झंडा को जमीन पर गिरने नहीं दिया, इन्हें झंडा पकड़कर पकड़ी रही और जब तक उनका प्राण नहीं ये समाप्त हो गया तब तक वो झंडा को पकड़े रही और नाम है उनका मतांगनी हाजरा, यहीं पर के क्षेत्र से संबंधित है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में याद रखिएगा एक महिला का नाम मतांगनी हाजरा, जिनका बहादुरी की चर्चा आज भी हम लोग कर रहे हैं। स्वाभाविक है, एक बहादुर महिला थी, 73 वर्षीय विधवा महिला थी जिसका नाम है मतांगनी हाजरा। नोट कर लीजिए, मतांगनी हाजरा लिख दे रहे हैं बोर्ड पर हम, ध्यान रखिएगा, मतांगनी हाजरा। मतांगनी हाजरा जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में बड़ा बहादुरी से अपने नेशनल फ्लैग जो है उस फ्लैग को गिरने नहीं दिया। तीसरा लोकेशन हमारा है जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में जो है राष्ट्रीय सरकार मींस पैरेलल गवर्नमेंट चली और वो जगह है सतारा। लोकेशन है सतारा। तो अगला लोकेशन को याद रखिएगा, सतारा। सतारा को याद रखना है। तो तीसरा नंबर पॉइंट सतारा। सतारा में जो है कहा जा सकता है कि सबसे राष्ट्रीय सरकार जो है सबसे लंबे समय तक रही, सबसे लंबे समय तक सतारा में, सबसे लंबे समय तक सतारा में जो है राष्ट्रीय सरकार रही है। सतारा जगह है, ध्यान रखिएगा, यहां सबसे लंबे समय तक सरकार रही। और गौर कीजिएगा यहां के जो है 1945 तक रहा, ये कभी क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा 1945 तक जो है सतारा में जो है सरकारें रही। और यहां पर जो नेता है जिसने इसका नेतृत्व किया नाम है वाई.वी. चौहान। सतारा में वाई.वी. चौहान। तो सतारा में सबसे लंबी सरकारें रही। तो ध्यान रखिएगा जो
1942 के जो लोग थे, रिवोल्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को और सिस्टम को जो है 1945 तक अपने कब्जे में कर रखा था। और वो मामला है कहां पर हुआ था, तो सतारा में हुआ था और इसका नेतृत्व कर रहे थे वाई.वी. चौहान। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उस समय का आंदोलन चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, और लगभग पूरे भारत की जनता जो है वो एग्रेसिव हो चुकी थी, उद्वेलित हो चुकी थी, जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर, तीनों को याद रखना है, बलिया, तामलुक और सतारा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1942 के दौरान भारत के कुछ क्षेत्रों पर क्या हुआ था, कुछ भारतीयों ने पैरेलल गवर्नमेंट चलाया था, समानांतर सरकारें चलाई थी, और वो जगह कौन कौन सा है, तो बलिया है, तामलुक है और सतारा का लोकेशन है। तो बलिया, तामलुक और सतारा के क्षेत्र में जो है इस तरह का सरकारें चलाई गई हैं। अब गौर कीजिएगा, विभिन्न दलों द्वारा जो है अलग अलग तरीके से जो है उसकी प्रतिक्रिया हुई, कुछ आलोचना किया, कुछ अलग तरीके से चला। इस प्रकार से क्विट इंडिया मूवमेंट बड़ा तेजी से स्टार्ट हुआ था और अपने स्तर तक आते आते, मगर चूंकि प्रॉब्लम क्या हुआ कि बहुत ज्यादा आंदोलन वायलेंट हो गया, हिंसक हो गया, चूंकि आम पब्लिक इसका नेतृत्व कर रही थी, कोई बड़े लीडर नहीं थे दिशा देने के लिए, और चूंकि गांधी जी ने आह्वान किया था डू और डाई, इसको लेकर भी लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका अर्थ निकाला, जिसके कारण जो है भारत में उस समय जो है बहुत ज्यादा आंदोलन तेजी से एग्रेसिव हुआ। अब गौर कीजिएगा, कुछ घटनाक्रम भी हम लोग को पता होगा कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने भी इंटरनेशनली प्रेशर डाला ब्रिटेन के गवर्नमेंट को, ताकि इस मामले को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो ये घटनाक्रम 1942 कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा ये आंदोलन जो है क्या हुआ, अग्रेसिव हुआ, आम पब्लिक के द्वारा जो है ये आंदोलन तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। अब आते हैं एक बड़ा घटनाक्रम पे हम लोग चर्चा करेंगे, और वो घटनाक्रम होगा आजाद हिंद फौज का मुद्दा। और उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन का बात करेंगे, और वो इंट्रोडक्शन में होंगे सुभाष चंद्र बोस। तो अगला टॉपिक हेडिंग बना लीजिए, सुभाष चंद्र बोस। ये पॉइंट को सारे बोर्ड पर एक बार देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। कोई भी पॉइंट अगर छूटा है तो प्लीज इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सारा चीज स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोई इश्यूज नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे अगला, आजाद हिंद फौज। और एक आध दो इश्यूज छोटा मोटा होगा, तो इंटरनेट का भी इश्यूज आप लोग की तरफ होता होगा, तो इसलिए होता है। तो अगर कोई इश्यूज थोड़ा बहुत है तो उसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि परिस्थिति जन्य थोड़ा सा उस पर काम करना चाहिए, और कोई भी चीज जो है, जो भी समस्या दे रही है, उसको मिलकर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो खैर चलिए, अब हम लोग चलते हैं सुभाष चंद्र बोस। बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वीवीआई लगा दीजिएगा भाई, यहां से प्रश्न प्रीलिम्स, मेंस हर जगह पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में एक अनोखा है, और इन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। तो स्वाभाविक है इनका जो रोल है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए, सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं, ताकि इनके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, कहानी के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का जन्म आप लोग को पता ही होगा, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस, SCB लिख रहे हैं, यानी SBB लिखेंगे शॉर्ट में, तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। जन्म इनका, हालांकि कोई प्रश्न पूछेगा नहीं, मगर चूंकि अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी जानकारी इनके बारे में होना चाहिए। 23 जनवरी 1897 को, 1897 को इनका जन्म हुआ था, और आपको पता ही होगा उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में, यानी कटक में इनका जन्म हुआ था, और 1897 में हुआ था। आपको पता ही होगा कि ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक थे, यानी ग्रेजुएट कहां से हुए थे, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट हुए थे, और ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये इंग्लैंड चले गए थे। तो आपको पता होगा 1919 में
कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये स्नातक हुए थे, मींस ग्रेजुएट हुए थे, और देन उसके बाद वे बाद में इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड चले गए थे। फिर से हम बोल दे रहे हैं, जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा नोट कर लीजिएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक हुए हैं और उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे। चलिए, तो अगले एस्पेक्ट्स पर अगर बात किया जाए तो इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठे और योग्यता क्रम में जो इनका स्थान था वो था चौथा। तो आईसीएस की परीक्षा में शामिल हुए, आईसीएस में मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल हुए और 4th रैंक लाया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं वही इन्होंने भी किया था, आईसीएस की परीक्षा पास आउट किया था और 4th रैंक लाया था, यानी चौथा रैंक इनका आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या हुआ कि योग्यता क्रम में तो आ गया, लेकिन उससे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, यानी आईसीएस परीक्षा पास किया परंतु इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, त्याग दे दिया। इसका मतलब है नौकरी इन्होंने छोड़ दिया। 1921 में ये स्वदेश लौटे, यहां से आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना होगा। 1921 में भारत लौटे, यानी 1921 में इनका आगमन जो है भारत में हुआ, यानी भारत लौटे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आते के साथ इन्होंने चित्तरंजन दास यानी CR दास और गांधी की प्रेरणा से INC मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो CR दास जो इनके राजनीतिक गुरु भी हैं, ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल गुरु हैं, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं राजनीतिक गुरु, नोट कर लीजिएगा CR दास, एवं गांधी के प्रेरणा से INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। यानी CR दास और गांधी की प्रेरणा से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, ये याद रखना होगा हम लोगों को। अब आते हैं, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद अगर देखा जाए तो पहली बार दिसंबर 1921 में 6 महीना का इनको सजा हुआ, क्योंकि उस समय नेशनल मूवमेंट चल रहा था, आपको पता ही है NCM चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो सबसे पहले याद रखना है दिसंबर 1921 में कहां चले गए, जेल चले गए। तो अगला पॉइंट, दिसंबर 1921 में पहली बार जेल गए। जेल गए मीन्स कारावास की सजा इनको हुई, कारावास मीन्स जेल में इनको डिटेंड कर दिया गया पहली बार, यानी 6 मंथ्स के लिए। और इसके बाद तो आपको पता है कि इनको रेगुलर जो है कारावास की सजा होती थी, हमेशा जेल जाते थे, और 11 बार जो है इनको कारावास की सजा हुई। तो ये फर्स्ट टाइम जब गए थे तो 6 माह के लिए गए थे, 6 मंथ्स के लिए गए थे, और उसके बाद याद रखिएगा 11 बार कारावास। 11 बार कारावास मींस 11 बार जेल की इनको सजा हुई थी। क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि 25 अक्टूबर 1924 को भी दोबारा इनको मिला, जेल हुआ। 25 अक्टूबर 1924 को दोबारा जेल भेजा गया, दोबारा जेल भेज दिया गया। घटनाक्रम सब समझ में आ रहा होगा हम लोगों को, बहुत सिंपल सा है, बस याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोबारा इनको जेल भेज दिया गया, डेट है 25 अक्टूबर 1924 को। और गौर कीजिएगा उनको इस समय जो है मांडले जेल भेजा गया, मींस बर्मा, मांडले जेल। कौन से जेल में इस समय भेजा गया है, मांडले जेल। और मांडले जेल कहां पड़ता है, बर्मा यानी म्यांमार में, यानी मांडले जेल कहां पड़ता है, म्यांमार में, बर्मा में, नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। 16 मई 1927 को उनको रिहा कर दिया गया, 16 मई 1927 को
जेल से रिहा कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को जो है 16 मई 1927 को रिहा कर दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया। अब यहां पर से हमको थोड़ी पॉइंट्स को और ध्यान देना होगा और क्या क्या घटनाक्रम यहां पर देखने को मिलता है। सबसे पहला आप ध्यान रखने वाली बात है कि इस 1927 में आने के बाद इन्होंने धारा सभा मींस असेंबली इलेक्शन को लड़ा। अगला पॉइंट यहां पर दे रहे हैं। तो 1927 में धारा सभा यानी असेंबली इलेक्शन में इन्होंने भाग लिया। असेंबली इलेक्शन में भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। 1927 में उन्होंने असेंबली इलेक्शन में भाग लिया। और शायद आपको पता है कि इनके राजनीतिक गुरु थे CR दास यानी चित्तरंजन दास, और चित्तरंजन दास ने एक स्वराज दल का गठन किया था। तो स्वाभाविक है उस समय इलेक्शन लड़ रही थी भारत के स्वराज दल जो है, तो स्वराज दल की तरफ से ये जो है शामिल होते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, इन्होंने इस तरह से काम किया। फिर 1929 में इनको 6 महीना का फिर से सजा हो गया। 6 माह की सजा। तो घटनाक्रम दिख रहा होगा कि इनका जो मामला है मैक्सिमम जो है वो विरोधी नेचर के हैं, सरकार का विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। दैट्स व्हाई इनको बार बार जेल की यात्रा करनी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है। अब गौर कीजिएगा, जब हम लोग 27 में बताएं तो इसी समय इन्होंने एक घटना भी है, इंडिपेंडेंस लीग पीछे पड़ चुके हैं का गठन भी किया था। तो इसी समय इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था, मींस फॉर्मेशन किया था। इंडिपेंडेंस लीग का इन्होंने गठन किया था। तो इंडिपेंडेंस लीग का फॉर्मेशन इसी समय किया था। कब? 1927 के समय। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा कि 1938 में हरिपुरा राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं अध्यक्ष भी बने थे। तो 1938 में हरिपुरा नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो हरिपुरा नेशनल कांग्रेस, जैसा कि हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे फिर से इसको देख लेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता किया था। जो पीरियड है कौन सा? तो आप गौर कीजिएगा 1938। 1939 में भी त्रिपुरी में वो उन्होंने जो है इलेक्शन जीता था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, और त्रिपुरी में भी वो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने उस समय। मगर गांधी जी से उस समय कुछ विवाद हो गया था, कुछ डिस्प्यूट्स हो गया था, और इस डिस्प्यूट्स के परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कुछ मामला जो है वहां पर गांधी जी से मतभेद के कारण जो है क्या हो गया, त्रिपुरी से जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और इस घटनाक्रम को हमारे जो किताब है उस किताबों में चर्चा में लिखता है त्रिपुरी संकट है। यहां पर एक तरह से संकट की स्थिति बनी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1939 में भी त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। परंतु बाद में इनको क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। चुने गए परंतु गांधी से मतभेद, यानी गांधी से कुछ मतभेद होने के कारण क्या होना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। यह हुआ पहला पड़ाव सुभाष चंद्र बोस का। फिर से एक बार हल्का सा रिकॉल ब्रीफिंग कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने बात किया, जन्म 1897, अपने कॉपी पे मिला लीजिएगा, उड़ीसा के कटक में। कलकत्ता से ग्रेजुएट हुए और ग्रेजुएट के बाद इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से आने के बाद इंग्लैंड में ICS की परीक्षा पास आउट किया, 4th रैंक लाया, मगर इन्होंने सर्विस नहीं की। उसके बाद वो भारत जब आते हैं और 1921 में
तो उन्होंने क्या कर दिया, भारत में जो है CR दास और गांधी के कहने पर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होते हैं और उसके बाद ना जाने कितने बार जो है उनको कारावास की सजा होती है। हमने पॉइंट आउट किया कि 11 बार उनको कारावास की सजा हुई थी। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, इंडिपेंडेंस लीग का गठन उन्होंने किया था, धारा सभा का इलेक्शन भी लड़ा था। उसके अलावा हमको 2 पॉइंट और याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1938 और 1939, 1939 और 1938 का पीरियड हरिपुरा नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1939 में त्रिपुरी में जो है वो क्या हो गए कि कांग्रेस के अध्यक्ष तो चुने गए मगर गांधी जी से कुछ मतभेद हो गया और मतभेद के कारण जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब गौर कीजिएगा, अप्रैल 1939 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद से एक नया काम शुरू करते हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस जो है नेशनल मूवमेंट को एक नई दिशा देते हैं और उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि अब आ रहा है मेरा पढ़ाई का मेन पार्ट, जिसको हम लोग कहेंगे आजाद हिंद फौज का मामला और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो इतनी पॉइंट्स में कहीं पर कोई समस्या अगर लग रही है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के दूसरे पड़ाव पे चलेंगे। और सुभाष चंद्र बोस का दूसरा पड़ाव जो होगा वो होगा हम लोग का फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में चर्चा करना, और उसके बाद टोक्यो और जापान और सिंगापुर इन सब के घटनाक्रम को देखते हुए हम लोग बात करेंगे आजाद हिंद फौज। चलिए, तो एक बार बोर्ड देख लीजिए, बोर्ड में कोई भी समस्या है तो प्लीज नोट इट डाउन, कुछ भी पॉइंट्स अगर छूट रहा है तो उसको देख लिया जाए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला पड़ाव में हम लोग बात कर रहे हैं अगला एस्पेक्ट्स में कि कांग्रेस से गांधी जी के साथ कुछ थोड़ा सा अनबन होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। सॉरी, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, 1939 का ईयर है, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया मींस फॉर्मेशन किया। अब गौर कीजिएगा, 1940 में इनको दोबारा से गिरफ्तार कर दिया गया। 1940 में दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया 1940 में। 1940 में दोबारा जब गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार में इनको हाउस अरेस्ट किया गया। हाउस अरेस्ट कहने का मतलब है कि घर में ही इनको नजरबंद कर दिया गया। तो ये इन्हें घर में नजर बंद कर दिया, मींस घर में ही हाउस अरेस्ट, इनको एक तरह से हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। अब नजरबंद कर दिया, चूंकि इनको अपनी गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, 26 जनवरी 1941 को इन्होंने घर से एक मतलब गेटअप चेंज करके, भेष धारण करके, एक पठान का भेष धारण करके वहां से बाहर निकल गए। तो डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1941 को एक पठान के वेश में, एक पठान जियाउद्दीन, नाम रखा अपना क्या, जियाउद्दीन के वेश में घर से भाग गए। घर से भाग गए कहने का मतलब है अरेस्ट थे, वहां से वो निकल गए, यानी घर से वो यहां से बाहर भाग गए। तो ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन के गेटअप में बाहर भाग गए। गाड़ी से सवार होकर कलकत्ता से पहले पेशावर पहुंचे। तो गाड़ी से सवार होकर कलकत्ता से पेशावर पहुंच गए।
यानी कलकत्ता से पेशावर की ओर इनका प्रस्थान हो गया, ये चले गए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कलकत्ता से जैसे ही पेशावर पहुंचते हैं, वहां पर क्या हुआ कि इनको लोगों ने, इनके साथी हैं, उन्होंने इनको आगे बढ़ा दिया। इनके साथी का नाम है भगत राम। भगत राम ने इन्हें जो है पेशावर से काबुल पहुंचा दिया, यानी पेशावर से अब क्या हो गए, काबुल, यानी काबुल पहुंचे, और काबुल से रूस। पेशावर से काबुल और काबुल से रूस पहुंच गए। क्लियर है? इनका जो है रूट है कि पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से ये कहां पहुंच गए, रूस पहुंच गए, और रूस से फिर पहुंच गए जर्मनी, जैसा कि आप लोग को पता है। फाइनली जो इनका पहुंचना था वो कहां पहुंचे, जर्मनी पहुंच गए। यहीं से इनका घटनाक्रम फिर से चेंज होगा। तो हम लोग सबसे पहले इनको याद रखेंगे, एक पठान है, नाम है उस पठान का जियाउद्दीन। इसका गेटअप धारण किया, पठानी ड्रेस व्रेस पहन लिया, है ना, और इस तरह से वो गेटअप धारण करके कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता गाड़ी के माध्यम से पहुंचे, और उसके बाद वहां से पेशावर, पेशावर से वो सीधे कहां चले गए, तो काबुल पहुंचे। कुछ लोगों ने इनकी सहायता किया। अब गौर कीजिएगा, यहां पहुंचकर इन्होंने हिटलर से जो है यहां पर जो है मुलाकात की। तो ध्यान रखिएगा, काबुल पहुंचे, काबुल पहुंचने के बाद जो है वो सीधा सीधी रूस, रूस से जो है जर्मनी, और जर्मनी में पहुंचकर जो है वहां हिटलर से मुलाकात हुई। तो जर्मनी में याद रखिएगा, हिटलर से मुलाकात किया, यानी एक मीटिंग हुआ हिटलर से। अब गौर कीजिएगा, हिटलर ने उन्हें हर तरह से सहायता देने का, मीन्स सपोर्ट करने का वचन दिया। यानी हिटलर जो है हर तरीके से इनको सहायता देने का वचन किया कि भाई किसी भी हाल में हम लोग सहायता देंगे। अब गौर कीजिएगा, उस समय का तत्कालिक कंडीशन क्या हो रहा था। भारतीय सैनिक इटली और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है। वर्ल्ड वार सेकंड में जो है दो तरफ के अलग अलग जो है धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ाई हो रही थी। भारत जो चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था, कॉलोनी था, इसलिए भारत जो है ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था, भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। मगर भारतीय सैनिक चूंकि किसके खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो जर्मनी और इटली के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आपको पता होगा कि कुछ जर्मनी और इटली में क्या हुआ कि कुछ युद्धबंदी जो है, जो भारतीय सैनिक थे, वो वहां पर पकड़े हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सैनिक इटली और जर्मनी के हाथ में पड़ चुके थे कुछ। इन्हीं की सहायता से जो है सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना बनाया, जिस सेना को कहते हैं मुक्ति सेना, VVI। जर्मनी में इन्होंने क्या किया, ध्यान रखिएगा, जो भारतीय सैनिक वर्ल्ड वार में पकड़े गए थे, उन्हीं के मदद से क्या बनाया गया, तो सुभाष चंद्र बोस ने मुक्ति सेना बनाया। VVI मुक्ति सेना कहां बनाया, तो जर्मनी में बना। और जो वर्ल्ड वार के दौरान में जो भारतीय सैनिक पकड़े गए थे, उस पकड़े गए सैनिकों के मदद से जो है यहां पर मुक्ति सेना बनाई। और ये मुक्ति सेना का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो बनाया ड्रेसडन में। कहां बनाया, ड्रेसडन। याद रखिएगा कि इसका जो कार्यालय बना है वो कहां बन गया, तो ड्रेसडन में बनाया गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। और ड्रेसडन कहां पड़ता है, जर्मनी में। जर्मनी, यानी ड्रेसडन में कार्यालय बनाया गया।
अब इसके बाद का घटनाक्रम अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बाद के घटनाक्रम में क्या हुआ कि कार्यालय भी बन चुका है। अब यहीं पर जो है ये जो लोग हैं, यहाँ की पब्लिक है जर्मनी की, वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया, यानी नेताजी नाम से संबोधन करने लगे। यानी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर की जनता ने, जर्मनी की जनता ने जो है क्या कर दिया, नेताजी के नाम से संबोधित करने लगे, उनको नाम से पुकारने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर ने ऐसा कहा था, मगर आप ध्यान रखिएगा हिटलर से ज्यादा यहां पर मेन पॉइंट में याद रखिएगा पब्लिक ने यहां पर कहा था। पब्लिक सही पॉइंट होगा, यानी आंसर कभी होगा तो जर्मनी की जनता ने कहा था, ना कि हिटलर ने यहां पर कहा था नेताजी। हालांकि बाद में इतने पॉपुलर हो गए कि सभी लोगों ने फिर उन्हें नेताजी के नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया। तो आगे हम लोग बात करते हैं अगले पड़ाव में। ड्रेसडन में इस तरह का हो चुका है, और जो है यहां पर से इन्होंने बर्लिन रेडियो से जो है, बर्लिन रेडियो से भारत समर्थक और अंग्रेज विरोधी भाषण भी दिए, भारत के सपोर्ट में, इंडिया के सपोर्ट में, और अंग्रेजों के विरोध में, ब्रिटेन के विरोध में इन्होंने भाषण भी दिया। कहां से? तो बर्लिन रेडियो से। तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, बर्लिन रेडियो का भी इन्होंने प्रयोग किया, और बर्लिन रेडियो से जो है क्या किया, भारतीय जनता के बीच में आह्वान किया, भारतीय जनता को जो है जोड़ने का प्रयास किया, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने यहां पर से ही बोलना शुरू कर दिया, भाषण प्रसारण देना शुरू कर दिया। अब गौर कीजिएगा, इसी समय एक और बड़ी घटना हो गई। डेट है 7 दिसंबर 1941। घटना को याद रखेंगे, 7 दिसंबर 1941 जापान जो है इटली जर्मनी के गुट में शामिल हो गया। इटली जर्मनी के गुट यानी ग्रुप में शामिल हो गया। ये एक बड़ा घटना है, यानी जापान भी जो है इस युद्ध में सम्मिलित हो गया वर्ल्ड वार में। और वर्ल्ड वार में शामिल किसके साथ हुआ, कौन से गुट में शामिल हुआ, तो जर्मनी और इटली के साथ में गुट में शामिल हो गया। यहां पर डेट है 7 दिसंबर 1941। जापान जो है 16 फरवरी 1942 आते आते कहा जा सकता है कि एशिया में अंग्रेजों का जो भी कॉलोनी क्षेत्र था, जो भी उनकी पकड़ वाला क्षेत्र था, उन क्षेत्रों पर अपनी जो है पकड़ मजबूत करने लगा और उन क्षेत्रों को जीतता चला गया। तो अगला पड़ाव में याद रखना है कि हुआ क्या, तो जापान निरंतर पावरफुल होता चला गया और ब्रिटेन के जितने भी लगभग उपनिवेश थे उन उपनिवेशों पर अधिकार करता चला गया। और आपको पता होगा, जब पीछे हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे थे तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, याद होगा आप लोगों ने, कि अंग्रेजों भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि उस समय जापान इतना पावरफुल हो रहा था, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के बाउंड्री तक पहुंचता जा रहा था, जिस कारण से गांधी जी का ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिला था। मतलब यह हुआ कि वर्ल्ड वार में जापान का जो पावर है निरंतर बढ़ते जा रहा था, और जापान के पावर के बढ़ने के कारण जो है क्या हो रहा था, तो इतना पावरफुल हो रहा था कि वो एशिया के बहुत सारे जो उपनिवेश थे ब्रिटेन के, उन ब्रिटेन के उपनिवेशों पर अपना कब्जा करते जा रहा था। तो आप गौर कीजिएगा, एक डेट है 16 फरवरी 1942। इसके बाद का पड़ाव 16 फेब 1942, 16 फरवरी 1942। इस 42 के डेट में आप गौर कीजिएगा, एक समुद्री गढ़ है सिंगापुर, सिंगापुर पर जापान का कब्जा, सिंगापुर पर जापान का कब्जा, यानी सिंगापुर पर जापान का कब्जा हो गया। ये हम लोगों को देखने को मिलता है। अब इसका मतलब है कि इसके बाद जापान ने मलाया और बर्मा तक के बहुत सारे प्रदेशों को भी जीत लिया। तो इसके बाद मलाया और बर्मा यानी म्यांमार का क्षेत्र भी जीत लिया, यानी मलाया और बर्मा तक का क्षेत्र को जीत लिया। इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर हुआ पहला सबसे बड़ा पड़ाव, हमने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का। अगले पड़ाव में हमने बात कहा, सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया,
दूसरे बात में हमने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जो है घर में नजरबंद उनके हो गए थे। घर के नजरबंदी से वो बाहर निकले, भागे और वहां से निकलकर वो जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में पहुंचकर हिटलर से मुलाकात की और हिटलर से मुलाकात करने के बाद उन्होंने हिटलर का जो है सपोर्ट लिया। हिटलर ने हर हाल में उनको सपोर्ट किया, समर्थन किया और इसी समर्थन के परिणाम स्वरूप जर्मनी में ही जो है उन्होंने जो युद्धबंदी पकड़े गए थे भारतीय थे जो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी मदद से एक मुक्ति सेना बनाई और मुक्ति सेना ने क्या किया, वहां पर मुख्यालय उनका बना ड्रेसडन में और फाइनली जो है इन्हां बर्लिन रेडियो से उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके बाद का घटनाक्रम क्या हुआ, किसी क्रम में जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जो है खास करके जर्मनी और इटली का साथ में आ गया, उसके गुट में शामिल हो गया और एशिया के बहुत सारे जो कॉलोनी थे, जो ब्रिटेन के कॉलोनी हुआ करते थे, उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और एक इसी तरह का जगह है, समुद्री गढ़ के तौर पर जाना जाता है, उसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर पर कब्जा कर लिया और सिंगापुर के कब्जा के बाद मलाया और बर्मा तक के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ गया। अब इसी के बाद एक अगला पड़ाव जो होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि किस प्रकार से आगे जो है घटनाक्रम देखने को मिलता है। और आगे का घटनाक्रम में आपको पता ही है, भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैंकॉक सम्मेलन। बैंकॉक सम्मेलन के बाद तो आपको पता ही है कि उसके बाद हम लोग आजाद हिंद फौज की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे, बोर्ड इरेज करते हैं, आप लोग देख लीजिए, कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। एनीवन, किसी को कोई समस्या आ रही है तो आज जितने लोग क्लासरूम में हैं प्लीज अटेंडेंस जो है क्लास खत्म होने के बाद आप लोग बना लेंगे। चैट रूम में जाएंगे और आपका GS1 है, GSPT1 है, उसमें जाकर अपना नेम लिख देंगे और नेम लिख के आपका वो अटेंडेंस बन जाएगा। जो लोग 2 लोग होंगे एक ही नेम के, वो कृपया करके अपना एड्रेस भी बगल में शॉर्ट में लिख देंगे ताकि हम लोग अटेंडेंस बना पाए। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर इनकेस कोई भी इश्यूज होगा तो आपको एक वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप उसको देखकर जो भी नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही थी वो दूर हो जाएगा और 1-2 दिन में जो है जो क्लैरिटी का इश्यूज है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि इस पर हम लोग प्रयासरत हैं। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे पड़ाव पर, और दूसरे पड़ाव में हम लोग बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का सेकंड एस्पेक्ट्स। और सुभाष चंद्र बोस को जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मगर मेंस में जब हम लोग आगे इन फ्यूचर तैयारी करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के योगदानों की चर्चा करना अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछे जाते हैं या सुभाष चंद्र बोस को रिलेट किया जाता है गांधी से, तो ये सब प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप गौर कीजिएगा, पीछे बैकग्राउंड पर अब थोड़ा सा चलते हैं। एक आदमी है रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, क्लियर है? नाम शायद आप परिचय होगा, नाम को आप पहले से जानते होंगे, रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस जो हैं पुराने क्रांतिकारी थे। जब हम लोग क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे, यानी रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट चलाने वाले लोग थे भारत के, 2 पड़ाव में हुआ, 2 चरण में हुआ, शायद याद होगा आप लोग को। जब 1905 का बंगाल पार्टीशन हुआ था तो बंगाल पार्टीशन के समय में कुछ युवाओं ने जो है आंदोलन किया था। तो वो आंदोलन में जब उनको नेतृत्व नहीं मिला था तो उन्होंने वायलेंस का, हिंसा के माध्यम से बदलाव लाने का कोशिश किया और उस दौर को क्रांतिकारी चरण फर्स्ट कहते हैं। चरण मींस फेज हो गया फर्स्ट, और उस फेज में कुछ लोग थे और उसमें एक आदमी का नाम है रास बिहारी बोस भी थे। इस समय वो पकड़े नहीं गए थे उस समय, और वो उस समय के बाद से जापान में रह रहे थे। तो रास बिहारी बोस कहां पर उपलब्ध थे? जापान में थे। क्लियर है? उन्होंने, गौर कीजिएगा, 28 मार्च 1942 को 28 मार्च 1942 28 मार्च 1942 इस दिन उन्होंने क्या किया कि टोक्यो में मलाया से बर्मा तक रहने वाले, टोक्यो में
मलाया से बर्मा तक रहने वाले भारतीय, यानी जो यहां पर रहने वाले जो भारतीय नेताओं का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाया। यानी इन्होंने टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया जो मलाया से बर्मा तक रहने वाले जितने लोग भारतीय नेता थे, और भारतीय स्वतंत्रता लीग बनाने की घोषणा की। भारतीय स्वतंत्रता, इंग्लिश में कहेंगे इसको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने की जो है, तथा आजाद हिंद फौज बनाने की भी घोषणा की, तथा आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। घोषणा की मीन्स बनाया नहीं, मगर इन्होंने आह्वान कर दिया, बोल दिया कि आजाद हिंद फौज बनाई जाएगी। इसको एक बार नोट कर लेंगे। क्लियर है? तो आजाद हिंद फौज की बनाने की जो है इन्होंने घोषणा कर दी। डेट आपको पता ही है, चल रहा है 42 का पीरियड। 14 जून से 23 जून में बैंकॉक में एक क्या हुआ, 14 जून से 23 जून, डेट याद सब रखिएगा, बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ, बैंकॉक सम्मेलन। बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाने के लिए, यानी 23 जून के बीच में, गौर कीजिएगा 23 जून तक बैंकॉक में जो है क्या किया गया कि रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया गया, और जिस सम्मेलन को कहते हैं, कॉन्फ्रेंस को कहते हैं बैंकॉक सम्मेलन। तो बैंकॉक सम्मेलन किसने? रास बिहारी बोस ने बुलाया, और यहां पर एक सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कब? 14 जून से 23 जून 1942। यह 42 का पीरियड है। यहां पर सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया गया, यानी इन्होंने सम्मेलन बुलाया। अब गौर कीजिएगा, यहां पर जितने भी बर्मा, मलाया और इधर के क्षेत्र के जो रहने वाले भारतीय लोग थे, उन सारे भारतीय लोगों को क्या किया गया, यहां पर बुलाने का आह्वान किया गया, सभी को बुलाया गया। अब गौर कीजिएगा, इसमें भारतीय बहुत सारे लोग शामिल हुए, और फाइनली विधिवत तरीके से ऑफिशियली तौर पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की घोषणा की गई। विधिवत तरीका मतलब होता है कि ऑफिशियली तौर पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने की ऑफिशियली घोषणा यहां पर कर दिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने की घोषणा कर दी गई। क्लियर है? अब यहां पर ये इस तरह की घोषणा देखने को मिलती है। इसी समय 13 जून 43 को सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचे। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंचे? टोक्यो पहुंचे। उनको भी निमंत्रण दिया गया था, इसीलिए वो टोक्यो पहुंच गए। डेट है आपका 13 जून 1943। जापान में इनका स्वागत हुआ, और जापान के प्रधानमंत्री उस समय हैं तोजो ने इनका स्वागत किया। तो जापान के पीएम तोजो ने इनका स्वागत किया। क्यों स्वागत किया भैया? तो ध्यान रखिएगा, रीजन है जापान, इटली, जर्मनी एक दूसरे के साथ गुट में थे, और चूंकि हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करने का आश्वासन दिया था, सपोर्ट करने की बात कही थी, इसीलिए जापान में ने भी क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को जो है एक तरह से समर्थन दिया, सपोर्ट दिया। अब गौर कीजिएगा, ये यहां पर पहुंचे, और यहां पर पहुंचकर जापान के पीएम से जब मिले तो इन्होंने साफ कहा कि भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं।
भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वाभाविक है सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ पर फाइनली जो है सभी लोगों से मुलाकात की, और यहीं पर एक मामला क्या हुआ कि आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। और गठन के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि भारतीय सेना के एक कैप्टन थे, नाम है मोहन सिंह, ने कुछ अपने सैनिकों के साथ और जापानी सैनिकों के साथ उन्होंने चूंकि क्या किया था कि आत्मसमर्पण जापानी सैनिकों के समक्ष किया था। वो कैप्टन मोहन सिंह हैं, उनके नेतृत्व में, और एक व्यक्ति हैं प्रीतम सिंह जो जापानी सैनिक अधिकारी मेजर फुजिहारा के सपोर्ट से जो है इन लोगों ने मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो आजाद हिंद फौज का स्थापना हुआ। देन आजाद हिंद फौज ने कई तरह के संघर्ष किए, और संघर्ष का परिणाम क्या क्या हुआ, और सुभाष चंद्र बोस का अचानक लापता हो जाना, ये सब बातों पर अगले क्लास पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई